खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा कि 14 अगस्त को असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उनकी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, फिर निगरान हुकूमत आएगी और फिर इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाने हैं और उसके बाद एक नई हुकूमत नए मैंडेट के साथ पाकिस्तान में आएगी और जो सिलसिला ये हुकूमत छोड़ के जा रही है इसको आगे लेके चलेगी। वज़ीर आज़म पिछले कुछ दिनों से और दीगर वज़रा आला भी जो तरक्याती मंसूबे हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। आज भी उन्होंने कई मंसूबों का इफ्तिताह किया और अब से चंद रोज़ बाद भी एक बहुत बड़ा मंसूबा कराची में उसका इफ्तिताह होने जा रहा है सी पैक के तहत। जो मईशत की जब भी हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का मसला है और अब जब ये सियासी जमातें जब इंतखाबात में जाएंगी तो उनके जो सियासी मंशूर है या जो इंतखाबी वो नारे लगाएंगी उसमें सबसे अहम बात यह होगी कि वो मुल्क की मईशत को किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। अगरचे दुबई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम नशस्तें हुई, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता तफसीलात सामने उस तरीके से नहीं आई कि आया दोनों जमातें कोई इत्तेहाद कायम करने का इरादा रखती हैं या कुछ सीट एडजस्टमेंट करेंगी। आगे क्या ये बात तय की गई है कि किस तरीके से हुकूमत की तश्कील दी जाएगी? ये तो बहरहाल वक्त बताएगा कि कौन सी सियासी जमात कितने नंबर्स लेके आती है। लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो आज वज़ीर आज़म साहब ने की कि मुकर्ररा तारीख तक ही हुकूमत चलेगी और उसके बाद निगरान हुकूमत आके आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मुल्क में आम इंतखाबात कराएगा, जो भी 60 रोज़ या 90 रोज़ का वक्त उसमें होगा। लेकिन मईशत के हवाले से चंद रोज़ से हम अच्छी खबरें भी सुन रहे हैं। आज भी एक अच्छी खबर आई कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के रिजर्व में जमा कराए, जिससे मज़ीद मुस्तहकम हुआ है पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और डॉलर का जो प्रेशर एक बहुत ज़्यादा हम पर गुज़िश्ता कुछ अरसे से है उसको कम करने में से यकीनन एक मदद मिलेगी। लेकिन इस सारे का सारा सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि सियासी इंतशार पिछले 1.5 साल में इतना ज़्यादा हमने देखा है कि अब ये समटाइम्स यकीन आना भी मुश्किल होता है कि इससे हम किस तरीके से पूरे तरीके से भरपूर तरीके से हम निकल पाएंगे और क्या वो हरकतें जो कुछ सियासतदान या सियासी जमात करती आई है क्या वो आगे भी तो जारी नहीं रखेगी। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा मौका होता है कि जब आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिल जाता है कि जिसकी कानून और आइन इजाज़त नहीं देता। इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करें खिजर कलासरा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया कलासरा साहब आपका। सेनेटर राना मकबूल साहब मुझे वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा आपके पास आता हूँ मैं। और ये वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की 14 अगस्त को, कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि दो बड़ी सियासी जमातों में ये इख्तलाफ है कि आया असम्बली की तहलील पहले कर दी जाए बाद में कर दी जाए, क्योंकि उससे 60 रोज़ और 90 रोज़ का मामला सामने आ जाता है। शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात जल्द अज जल्द हों, जितना जल्दी हो सकें, क्योंकि इस वक्त सियासी फ़ज़ा जो है वो दो बड़ी सियासी जमातों के लिए मुफीद है कि इलेक्शन जल्दी हों और वो एक नए मैंडेट और फ्रेश मैंडेट के साथ वापस आएँ। शर्मिला साहिबा। जी शुक्रिया शहजाद। देखिए, जहाँ तक असम्बलियाँ तहलील करने का ताल्लुक़ है तो वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके तहलील होंगी। उसमें ये मुझे नहीं पता ये कयास आराइयाँ क्यों हो रही हैं कि जी 1 दिन पहले होंगी, 2 दिन पहले होंगी, 4 दिन पहले होंगी। जो एक आइनी एक जिसे कहते हैं ना टाइम है उसी में होंगी। इलेक्शन 60 दिन बाद हो या इलेक्शन 90 दिन बाद हो, दोनों आइनी हैं। both are constitutional. There's nothing unconstitutional about this. So I don't think so कि इसमें कोई ज़्यादा अबहाम की ज़रूरत है या परेशानी की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल है क्योंकि हर टॉक शो के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ी सवाल ये पूछ रहे हैं असम्बली कब तहलील होंगी, इलेक्शन कब होंगे। सो हर नुमाइंदा जो है जमात का वो अपनी तह जवाब दे रहा है और उसमें से फिर वो सवाल का जवाब निकाल के और उसको फिर आगे मुख्तलिफ रंग दे के उसको चलाया जा रहा है, विच इज़ आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट। बिकॉज एक आइनी मुद्दत पूरी होगी, फिर एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे। दिस शुड बी अ फेयरली सिंपल प्रोसेस और इसमें कोई कयास आराई या किसी किस्म की कोई, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
उसकी वजह यह है कि सहाफ़ियों को स्पेकुलेट करने का मौका सियासतदान फराहम करते हैं। जब ये कहा गया बार बार कि हो सकता है इसी असम्बली का टेन्योर, क्योंकि उस वक्त जो हमारी माशी हालात है वो बिल्कुल एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, तो बढ़ा ना दिया जाए। फिर ये उबाम भी पैदा करने की कोशिश की गई कुछ क्वार्टर्स की जानिब से कि जो निगरान सेटअप आएगा हो सकता है उसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए, जैसे पंजाब में हमने देखा। खैर वहाँ पर कोई दूसरी सूरत हाल थी। तो ये उबाम या जो स्पेकुलेशन हुई, इसकी ज़्यादातर वजह वो जो कुछ सियासतदानों के बयानात हैं। शर्मिला साहिबा। शहजाद साहब देखिए, अगेन ये भी सवालात आते हैं सहाफ़ियों की तरफ से और दीगर तज्ज़ियाकारों की तरफ से कि जी क्योंकि इस वक्त ऐसे हालात हैं, माशी बहरान है, फलाएँ, शायद मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि इलेक्शंस हों। लेकिन हमने हमेशा इस बात को निगेट किया। हमने कहा कि एक आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे और उसी स्टेपुलेटेड वक्त के अंदर होंगे। हमने कभी भी कोई बात नहीं की। अगर किसी वन और किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने कोई अपनी मर्ज़ी से या अपनी जैसे कहते हैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दिया हो तो वो अलग बात है। लेकिन एज अ पार्टी पॉलिसी जो हमने हमेशा एक बात कही है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जो कि 12 अगस्त है, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। सेनेटर राना मकबूल साहब, हमने कभी भी इस बात पे किसी किस्म का कोई अभाम क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। वेरी राइट। सेनेटर राना मकबूल साहब, अभी पिछले 1.5-2 साल से जब आप हुकूमत में आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2 बड़ी जमातें, आपने बहुत से मुश्किल फैसले आपस में अफाम तफहीम से, मुशावरत से और डिस्कशन के ज़रिए किए। अब आगे इलेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और आगे मुल्क के मुस्तकबिल का, हुकूमत का दारोमदार इस इलेक्शन के नताइज पे है। तो अभी लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग शायद बिल्कुल अलग अलग पॉलिसीज़ के साथ चल रही हैं। माना कि आपका मंशूर अलग है, आपका वोट बैंक अलग है, आपने अपने अपने इंतखाबी जो आपके 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 नारे हैं उसके मुताबिक आप Whenever I went, they said that no, time is over, now you should not go. So some elements are there. So today in morning, my concluding session, I have especially invited the religious minister, who is from the religious organization. But he also said in his remarks that you are welcome here and we are ready to welcome here. So I hope you are going back tomorrow or day after tomorrow with a good message that from tomorrow you will be I think you will promote a positive image of my beloved country, that please be ready, Pakistan is waiting and Sawat is waiting, Buddha is waiting. So you go, because when I give the Takshashila declaration paper to everyone, my feeling is that the protection, preservation, maintenance, take care is the responsibility of the landowner, but is also the responsibility of the followers. So we must come here, we must visit here. Your today presence is not for, it is first but not last. So I hope that very soon, very soon, this type of preparation of the mantra, you feel that the small children's in their performance from their core of heart. So it is my wish that Pakistan, whenever I become happy, then I sit in the position in the meditation with some cry, water in my eyes, that God is too much blessing that I am doing for my country. My mother told me that in one day your name will be in the record. My struggle to build my image of my country in the eyes of the world
is since 2002. Not here in 1 month or 1.5 months, but God gives me now chance. But with your presence, I feel more confidence that my wish is for my motherland. In my religion, I believe that I have two mothers. One mother who gave me birth, and second mother is my land. Today in my last speech, concluding speech, I read that I give a message to my community that everybody will go. But whenever you wake up from the day, you must think maybe today is your last day. टर्बुलेंट कंडीशन थी, बड़े ऑड्स थे, इकोनॉमिक कमोशन थी, क्या नहीं था, और बड़े चैलेंजेस थे। नो डाउट लोगों को भी बड़ी तकलीफ हुई ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द पीटीआई, और उसके रेपरकशन हम आज तक जो क्या भुगत रहे हैं। उन्होंने इंटरनेशनल सॉवरन जो एग्रीमेंट्स हैं उनको बिट्रे किया, उससे हमारी पोजीशन कितनी ख़राब हुई। तो इस तमाम ऑड्स को इस अलायंस ने भुगता है, और एक स्टेबिलिटी की फीलिंग अब आनी शुरू हो गई है, और मुख्तलिफ जो इंडिकेटर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, अदरवाइज, और जो सेंटिमेंट है, इकोनॉमिक सेंटिमेंट, उसमें कितनी बड़ी चेंज आ गई है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ होप्स आर ड्यूब्स, फियर्स मे बी लायर्स। वेरी राइट। खिज़र कलासरा साहब, अक्सर सियासी फैसले ना बिल्कुल 11th आवर पे होते हैं, और अक्सर ही होते हैं, हमने देखा है। अब जैसे एक स्पेकुलेशन चल रही है, पता नहीं 5, 6, 7 नाम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं कि अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो ये फैसले वेल इन टाइम पहले से हो जाएं ताकि पूरे मुल्क को ये स्पेकुलेशन से बचा लिया जाए, पता हो किसने आना है, कैसे चलना है, क्या होना है, रूल्स ऑफ द गेम सेट होने हैं, वो भी पहले से हो जाएं। तो ये आखिरी वक्त तक जाके फैसले क्यों करते हैं? एक तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ना बड़े ख़ास हालात में होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन वैसे नहीं है जो माजी करीब में हम देखें कि इलेक्शन हुए थे। एक तो ये है कि 11 जमातें जो हैं वो पीडीएम की शक्ल में इक़्तिदार में हैं, उनका कंसेंसस ज़रूरी है कि वो क्या चाह रहे हैं। नंबर 2, मुल्क की हालात जो हैं वो किस बात का तकाजा कर रहे हैं। नंबर 3, एक सियासी जो चपकलिश थी जो पंजाब असम्बली के टूटने पे केपी पे शुरू हुई, फिर एक सियासी पार्टी ने एक टकराव की कैफियत अख्तियार की, फिर 9 मई के वाक़यात हुए, बड़े खौफनाक, ख़तरनाक, काबिल मुज़म्मत, काबिल गिरफ्त हुए, जिनसे ये सियासी जमातें उस तरफ नहीं जाना चाहती थी, हालात को उस तरफ ले कर हुकूमत नहीं जाना चाह रही थी। इनकी कोशिश, जैसे आपने भी जिक्र किया मुल्की हालात का, तो वो नहीं चाह रहे थे ये सूरत हाल, वो बाज़िद थे कि आप इलेक्शन कराएं। बहरहाल वो इलेक्शन नहीं हुए। अब उनकी मुद्दत पहले पूरी हो चुकी थी, वहाँ निगरान सेटअप एक अगले फेज़ में जा रहा है, यहाँ पे निगरान सेटअप आने हैं, मुख्तलिफ नाम डिस्कस होने हैं। अब पब्लिक या सहाफ़ी इसलिए पूछ रहे हैं कि वो निगरान सेटअप जो आना है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, उस पर कंसेंसस किस तरह होगा? क्या कंसेंसस सिर्फ ये पीडीएम करेगा या कोई और सियासी जमात भी होगी? पीडीएम में मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टांस क्या होगा, जरदारी साहब का क्या होगा, नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम 14 अगस्त को हम हुकूमत चली जाएगी, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा कि फर्दर क्या प्रोसेस है, किस तरह होना है। सही। तो उससे पहले जो मुल्क में जारी सिचुएशन है ये किस करवट बैठती है? IMF का जो हमारा मुआहदा है होपफुली आज हो जाएगा, उससे एक मिल जाएगी। जिन हालात में हम घिरे हुए हैं, खड़े हुए हैं, क्या उन हालात में ये इलेक्शन हो सकते हैं, होने चाहिए? अगर होंगे तो इनके नतायज कौन कबूल करेगा, कौन नहीं करेगा? हमारे यहाँ ये भी एक इशू चलता है। तो बेहतर ये होगा कि जो हमारी लीडरशिप अब सिटिंग है, इनको कम से कम अपने दरमियान जो है, मतलब बजाय अब ये डिसाइड करें कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगर इनका फोकस ये हो जाए कि ये इलेक्शन बर वक्त हो जाए,
जो कि दोनों सियासी जमातों के रहनुमा फरमा रहे हैं कि कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल गैर मामूली हालात जो हैं मुल्क के, वो चाहे 9 मई के हों, चाहे मुआशी सूरत हाल के हों, चाहे जो बहरान चल रहे हैं उनके हों, सियासी इस्तेहकाम के हों, तो वो डिसाइड करेंगे कि क्या वो अक्टूबर या नवंबर में होंगे, या वो जैसे कहा जा रहा है कि अगर ये दुरुस्त है और जो कि आईनी माहिरीन कुछ इस पे कहते हैं कि असम्बली की मुद्दत जो है वो 6-6 माह एक्सटेंड की जा सकती है। लेकिन अब तो वजीर आजम साहब ने आज फुल ये वजीर आजम साहब की राय है ना, वजीर आजम साहब जो है 11 जमातों प्लस पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है जल्द अज जल्द, फिर पीछे जल्द अज जल्द, लेकिन इस पे कंसेंसस और इकट्ठे बैठ के जब ये चीज़ अनाउंस की जाएगी और फिर जो निगरान सेटअप होगा उस पर कंसेंसस हो जाएगा, और एक तीसरी जो अपोजिशन पार्टी कहें या जो भी कहें उनका स्टेटस क्या होगा, वो इलेक्शन में होंगे नहीं होंगे। अच्छा, जिन इदारों की तरफ से सिक्योरिटी दरकार है, जिन इदारों ने इंतजामात करने हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन के साथ ऑन बोर्ड हैं, इलेक्शन कमीशन उनके साथ राब्ते में है। अगर मई में इश्यूज थे तो हम कोई बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं चले गए कि मुल्क में मतलब सारा कोई ठीक भी नहीं हो गया। कोई भी अगर ऐसी सूरत, अगर बड़ी सियासी जमातों की ये राय है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए वक्त पे, मतलब इस पर कोई दूसरी राय नहीं है, और शायद इसका हल भी ये है कि अगर आपने निजाम चलाना है तो नहीं चाहिए। तो शायद पहले भी बड़ी जमातें कहती थी कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन हालात नहीं थे। अगर कोई हालात इस तरह का रुख अख्तियार करते हैं कि इलेक्शन का कोई इशू मतलब बन जाता है कि उसको थोड़ा सा आगे किया जाए, या मुल्क की हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि पहले चीज़ों को सेटल, गर्द जो है उसको सेटल कर लिया जाए, मामलात थम जाएं, तो उसके बाद इलेक्शन करा लिए जाएं। या जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं वो ये कहते हैं कि हम एक गर्दाब से अभी साल बाद हम निकाला ही है मुल्क को, हम कहीं मतलब चीज़ों को आगे लेके गए हैं, अब फिर जो नया सेटअप आएगा वो उन चीज़ों को कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इदारे चाहते हैं चीज़ें, मतलब सबका कंसेंसस जो है इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करके ही इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक। शर्मिला फारूकी साहिबा, बहुत सी ऐसी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तें होंगी जहाँ पे मुस्लिम लीग, नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 बड़ी सियासी जमातों का मैं इस वक्त नाम ले रहा हूँ, बाकी भी जमातें हैं, उनके उम्मीदवार भी आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पिछले 1.5 साल में आपने एक कामयाब तरीके से कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है, मुश्किल फैसले भी किए हैं, इसमें ब्लेम भी आपने बहुत सारा बर्दाश्त किया। तो जब ये इलेक्शन का मामला आएगा, गुज़िश्ता हमने देखा और भी बहुत से अवामिल उसमें कार फरमा थे, लेकिन एक बात ये भी थी कि दोनों जमातों ने आपस में जो उम्मीदवार खड़े किए उसका फ़ायदा एक तीसरी कुव्वत, सियासी कुव्वत को भी हुआ। तो क्या इस दफ़ा भी यही हिकमत अमली आप रखेंगे जिसका नतीजा तीसरी कुव्वत को सियासी फ़ायदे की सूरत में निकल सकता है? देखिए शहजाद, ये तो अब दोनों जमातों को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कहाँ कहाँ नहीं। देखिए, ये कहना आसान है कि पीपल्स पार्टी और PMLN सीट एडजस्टमेंट कर लें, बट हकीकी तौर पे ज़मीनी हक़ाइक़ देख के ये एक बहुत मुश्किल काम है और एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बिकॉज़ हर हलके के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वहाँ के पुराने कैंडिडेट्स होते हैं, विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं। अगर कहीं पर PMLN जो है नंबर 1 पे आई है और पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे आई है तो क्या होगा, या कहीं पर पीपल्स पार्टी 2 नंबर पे आई है, PMLN 3 नंबर पे आई है, तो फिर कौन एडजस्टमेंट करेगा, कौन बैठेगा, किसको बैठाया जाएगा। आई थिंक ये इलेक्शन, आई थिंक ये चीज़ें मेरा ख्याल है अभी नहीं, ये आई थिंक ड्यूरिंग द इंटरम गवर्नमेंट में फिर शायद इसमें सेकेंड टियर लीडरशिप बैठेगी और एक फार्मूला बनाएगी और मे बी क़यादत को देगी। अभी तो मैं समझती हूँ ये बहुत इट्स टू प्री मैच्योर राइट नाउ। दोनों जमातों की मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, हम PDM में बेशक साथ हैं लेकिन हमारी आइडियोलॉजीज़ बड़ी मुख्तलिफ हैं, हम रवायती तौर पे एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों के ऑफ कोर्स ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर हम दोनों जमातें खड़ी होती हैं और हम वोट्स लेके जाते हैं और हम एक दूसरे के वोट्स काटते हैं तो तीसरी जमात फ़ायदा ले जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कौन से हल्के मे बी चंद सीटों पे हो जाए सीट एडजस्टमेंट्स, बट अगर आप समझते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम सीटों पे होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक। और ये बात जो हो रही है कि अगले वज़ीर आज़म आपके पार्टी के चेयरपर्सन होंगे और कई लीडरों ने ये बात की, इसी तरह नून लीग वाले कर रहे हैं, ये सिर्फ वोटर्स को अपील करने के लिए, जैसे राना मकबूल साहब अभी बात कर रहे थे?
नहीं, हमारे जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के वो डेफिनेटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। एंड ये एक तयशुदा बात है, इसमें कोई अभाम नहीं है। अगर आप अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाते हैं? जी ऑफ कोर्स। ठीक, एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। शर्मिला फारूकी साहिबा, राना मकबूल साहब और खिज़र कलासरा साहब साथ मौजूद हैं। राना मकबूल साहब, वक्फे से पहले खिज़र कलासरा साहब ने कुछ सवाल उठाए थे और वो कहते हैं कि मई में और अब के वक्त में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और जैसे पहले इलेक्शन कमीशन को बताया गया कि फ़ंड्स के हवाले से चलें, वो तो बजट में मामला तय हो गया, लेकिन सिक्योरिटी इदारे और दीगर इदारों ने जो मुआवनत फराहम करनी है, तो इस बात पे कोई कंसर्न तो नहीं है आपकी जमात को या हुकूमत को कि इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला जाएगा तो किसी किस्म की कोई ताख़ीर ना हो और इंतखाबात बिल्कुल आइन के मुताबिक, जैसे शर्मिला साहिबा भी बात कर रही थी, उसी वक्त हो जाए? नहीं शहजाद साहब, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें इश्काल नहीं है। कौम और लीडरशिप जो है सारी इलेक्शन मोड में जा चुकी है, और हमने तो सुना है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी रेमेडी ये होती है गिव मोर डेमोक्रेसी। तो इसलिए ये जो है अब इसमें कोई रिवर्सल करना नामुमकिन है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और पीसफुल होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ना तो परेशानी की ज़रूरत है, चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो चुकी हैं और सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो एक थिंकिंग लाइन के ऊपर हैं, इसलिए ये ऐसा नहीं होगा। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, पहली जो 2 असम्बलीज जो हैं उन्होंने डिज़ोल्व की और पहले वो भागे नेशनल असम्बली को छोड़ के, फिर 2 अपनी ही असम्बली डिज़ोल्व कर दी। वो एक प्लान था टू क्रिएट कमोशन एंड डिस्टर्बेंस इन द कंट्री। उसका आपने देख लिया सीक्वल क्या हुआ है। 9th में एक बहुत बड़ी एविडेंस है, और ये कोई यही नहीं है कि एक लोकल इशू है। इजराइल का एटीट्यूड आप देख रहे हैं, उसका प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं। उससे ज़्यादा जालिम स्टेट, कोई कोएसिव स्टेट, कोई यानी कि बारबेरियन स्टेट हो सकती है दुनिया में जो उसने जुल्म किए हैं। वो इन लोगों के लिए इतने ज़्यादा तड़प रहे हैं माहिए बेआब की तरह। व्हाट इज इंडिकेट, ये किस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है? एक भोले से भोला आदमी भी ये समझता है ये इनकी लिंकेज क्या है और किस प्लान के ऊपर है। ये एक नेक्सस ऑफ इविल है, ये मोसाड का और रॉ का एक नेक्सस ऑफ इविल है टू ब्लो अप दिस कंट्री फ्रॉम विद इन। क्योंकि ओपन मिलिट्री जो है ऑन स्लॉट से तो ये नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान बीइंग एन एटॉमिक पावर इज इंडोमिटेबल। यानी आप कह रहे हैं कि मोसाद, रॉ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इन तीन दो एजेंसियों और एक जमात का नेक्सस है। ये वर्कर लेवल पे नहीं, जो ये काम किया गया है आप देखें किस तरह टारगेट करके द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन जो एक मुतबर्रक इंस्टॉलेशन है। शहीद की कब्र जो है कोई छोटी चीज होती है। आइडेंटिकली वो लोग, वो जो गाजी थे, आपको याद है MM आलम के जहाज ने क्या किया था? विद इन 1 मिनट
तो ये एक रिकॉर्ड है हमारे क्रूसेड का, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको टार्निश करना, ये क्या आम पाकिस्तानी कर सकता है कभी? ये मुझे आप बताएं, कभी सोच सकता है? चाहे उसकी कितनी मुखासमत हो, पहले भी पार्टियों की मुखासमत रही है, लेकिन किसी ने ये अमल किया है? अब उठ के इजराइल जो है वो इतना परेशान हो गया है कि वो यूएनओ में जा रहा है कि मैं वहां मोबिलाइज करूंगा। इतनी तड़प है, इतनी मोहब्बत है इस बंदे के लिए। अच्छा राना साहब, 2-4 कोहॉर्ट्स हैं। ये तो एक सर्कमस्टांशियल आर्गुमेंट है ना कि जी इसराइल ने बयान दिया और उसके ताने बाने आपने यहाँ पे मिला दिए। असूली तौर पे तो ये इतनी सीरियस बात है कि इस पे मैंने नहीं मिलाया, नजर आते हैं। चले नजर आते हैं, ठीक है नजर आते हैं, लेकिन इस पे तो बाकायदा अगर कोई वाकई अगर ऐसी सीरियस बात आप समझते हैं, खुद भी आपका ताल्लुक लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन से रह चुका है, तो इस पर तो बड़ी तहकीकात होनी चाहिए और वाकई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जमात इस चीज़ में मुलव्वस है तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर आप समझते हैं उनको फ्री रन मिलना चाहिए इलेक्शन में, बावजूद इसके कि जो आप बात कर रहे हैं, तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। नहीं, तहकीकात हो रही हैं और बहुत सारी एविडेंस भी आ रही है। अब हमने देखना है कि इसके कौन कौन से लोग जिम्मेवार हैं। जो आम वर्कर है जिसको पता ही नहीं उसका क्या कसूर है? कसूर तो उन लोगों का जो मिसलीड करते हैं, जो मुल्क की कॉज को बिट्रे करते हैं। ये चंद लोग होते हैं, सारे लोगों का कसूर नहीं है। जो 500-700 बंदा इन्होंने उस दिन भिजवाया था, वही 500 कोई लाखों लोग तो सड़कों पर नहीं आए थे ना। अवाम तो हमारी करोड़ों की है। चंद एक सिलेक्टेड बंदे जिनको डिप्यूट किया गया था इस काम के लिए, उन्होंने जाके ये जुल्म किया। इसलिए ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये जुल्म किया है और जुल्म करने का इरादा रखते हैं मुल्क की इंटेग्रिटी के खिलाफ, और सारे के सारे जो हमारी ये निज़ाम है उसको तलपट करने के लिए ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं। एंड दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम रॉ एंड मुसाड। अब जो इजराइल है उसने तो पूरा एक्सपोज कर दिया अपने आप को। ये क्यों ज़ल्मे खलीलदार जो इतना तड़प रहा था माये बेआब की तरह, उसको कितनी ज्यादा मुश्किल पेश आई। और कितने लोग हैं आपको पता है किस लॉबी से वो लोग ताल्लुक रखते हैं? तो ये हमारा ये बंदा जो है जो हु वाज बुल इन चाइना शॉप, तो वो किस लॉबी से ताल्लुक रखता है, किसकी पेटने जिसको हासिल है? ठीक, अब कोई ढकी हुई बात तो नहीं रह गई है। ठीक, खिज़र कलासरा साहब, वैसे एक बात है कि जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को किया उससे पहले करती रही इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ जो जिस तरह प्रोपेगेंडा, और फिर उसका फाइनल जो हमें जो फिल्म है वो हमें 9 मई को नजर आई। अगर ये नून लीग या पीपल्स पार्टी ये काम करते तो अब तक बहुत सारी कार्रवाई इनके खिलाफ हो चुकी होती और काफ़ी मंतकी इंजाम तक चीज़ें जा चुकी होती। तहरीक इंसाफ बावजूद इसके उनके सीनियर लीडरशिप है, मतलब जैसे एक्शन होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या वजह उनको इतना रिलीफ मिल जाता है। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के साथ बहुत बुरा नहीं हुआ, बदतरीन बुरा हुआ। मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब जान से गए, एक पॉपुलर लीडर थे। फिर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में वापस आने के लिए 10 साल लग गए, 88 में वो वापस आई। फिर 20 माह 18 माह, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो हाईजैकर बने और पता नहीं क्या कुछ बने, जलावतनी हुई। फिर उन्हें गवर्नमेंट जो है वो 2013 में जाके मिली। फिर इसी तरह 96 में जो बीबी की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा हुआ कि बीबी भी जान से गई, शहीद हुई। हुकूमत भी उन्हें 12 साल बाद मिली, 2008। फिर वो 13 में गए। फिर जो है हम देख रहे हैं मुसलसल जो है, जो पनामा का हुआ, नवाज शरीफ साहब का हुआ, फिर कौन सा लीडर है पीपल्स पार्टी का या नून लीग का जो जेल में ना गया हो। मतलब खवातीन समेत जो है वो जिस पार्टी का हम नाम भी मुश्किल से ले रहे हैं, उन्होंने अन्नी मचा दी जेल भेजने के लिए, अन्नी मचा दी मतलब सिस्टम को वो करने के लिए। फिर हमने देखा कि जमाली साहब आए, उसी टेन्योर में शौकत अजीज़ साहब आए, फिर गिलानी साहब आए, उसी टेन्योर में राजा परवेज़ अशरफ साहब को लाना पड़ा सिस्टम बचाने के लिए। फिर नवाज शरीफ साहब उनको मतलब इस नहज पे ले गए कि वो बाहर हुए और ठीक वो आ गए। फिर ये हुआ कि पूरा सिस्टम को जो है एक ऐसा करके इन दोनों जमातों के हैंड ओवर किया गया कि अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको हम आगे कैसे लेके जाएं। इमरान खान साहब को सारा कुछ प्लेट में रख के दिया गया, RTS उन्हीं के लिए बिठाई गई। कोई ऐसा मुकदमा नहीं, जिस पुलिस के वो मुल्जिम होते हैं खान साहब, वही पुलिस उन्हें अपनी कस्टडी में हिफाजत में लेके अदालत ले जाती है, जमानत करवा के घर छोड़ के आती है। ये इन सियासी जमातों को बहरहाल ये नहीं मिला।
और अब भी जैसे राना इसकी साहब, वजह ये है कि जो उन्होंने इशारा किया कि बैरूनी ममालिक से जो उनको एक सपोर्ट मिल रही है, इसराइल का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन कुछ लोग जैसे अमेरिकन पॉलिटिशियन है ज़ल्मे खलीलज़ाद, टू गिव यू वन एग्जांपल, बहुत खुल के बात कर रहे हैं और उनको बयान दे रहे हैं कि ये प्रेशर है। ये प्रेशर भी किसी हद तक होगा, लेकिन इन सियासी जमातों को बसात एहतराम कहना पड़ता है कि ये भी जो है ना किसी मसलहत से काम ले रहे हैं, ये भी किसी अनहोनी के इंतज़ार में हैं कि अगर एक बंदे ने 9 मई के वाक़यात में या उस अच्छा फॉरेन फंडिंग केस पड़ा हुआ है, तोशा खाना केस है, अल कादिर ट्रस्ट है और बहुत सारे मामलात हैं, इवन इसी पीटीवी पे अटैक है, पार्लियामेंट पे अटैक है, उन्हीं की क़यादत का जिन्हें वो है। अब ये सब मानियाती हुकूमत दूसरों को से पूछती है कि इसका क्या करना है, मतलब होना तो ये चाहिए, उसका ट्रायल होना चाहिए सही। उसके रास्ते में जो रुकावट है, अब राना साहब ने कहते दिया कि 3 मुल्क हैं, होंगे यकीनन होंगे, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना जैसे आपने कहा हुकूमत का ही काम है। अच्छा, अगर ये इसी तरह लेके जाते हैं, अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर हुकूमत किसके सामने बेबस है? सही। बाहर वालों के सामने है, कोई अंदर से मसला है, कुछ खुद नहीं करना चाह रहे, इतने बड़े चार्जेस हैं, इतना बड़ा महल हुआ, इतनी बड़ी सिक्योरिटी इदारों पे अटैक्स हुए, लोग खौफ का शिकार थे, सिस्टम पूरा डिरेल मतलब वो था, एक मुश्किल में था, तो उसको कोई पता नहीं, ये नहीं पता कि शर्मिला फारूकी साहिबा, अब ये चलें बाकी बातें तो अपनी जगह, जैसे 9 मई का एक वाकया हुआ और उसमें लोग भी नामजद हुए, अब 14 अगस्त या 13 अगस्त पे असम्बली या हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो मामला इल्तवा का शिकार रहेगा, निगरान हुकूमत आकर उसको डील करेगी, अगर उन्होंने कोई एविडेंस देने हैं, फर्दर कोई तफ्तीश करनी है, तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाएगा इस हुकूमत का। वजह क्या होना तो चाहिए था कि बड़े तेज़ रफ्तारी के साथ ये मामलात होते। बहुत से आपकी जो सेनेटर्स हैं, एमएनएज़ हैं, वो फ्रांस की मिसालें दे रहे हैं, यूके की मिसालें दे रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक एक दिन में ट्रायल मुकम्मल करके ऐसे शरपसंदों को सज़ाएं सुनाई हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स मामला है। शर्मिला साहब। शहजाद साहब, कोर्ट में ट्रायल होना इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नमेंट या फ्यूचर गवर्नमेंट, ये उसका काम नहीं है। अदालत में मुकदमा चलना ये अदालतों का काम है, ये किसी भी हुकूमत का या इदारे का काम नहीं है। और नो गवर्नमेंट वेदर प्रेजेंट और फ्यूचर कैन इंटरफियर इन दैट प्रोसेस। अब उनका एक प्रोसेस है, ये तो आप और मैं और पूरा पाकिस्तान जानता है कि अदालतों में केसेस जो हैं वो कितनी अल्तवा का शिकार होते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो अगर स्पीडी ट्रायल होनी है तो वो अदालत ने खुद करनी है, वो हुकूमत में नहीं करनी। इट्स नॉट अनफिनिश्ड बिजनेस ऑन आवर पार्ट, इट इज़ समथिंग जिसमें हम चाहते हैं कि अगर ऐसे अहम मुकदमात हैं जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान की सालमियत का इशू आ रहा है, वो और बहुत सारे, मैं तो समझती हूँ सारे मुकदमे जो कत्ल के मुकदमे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लोगों के केसेस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, इनहेरिटेंस के केसेस हैं, सो मेनी थिंग्स। ऑफ कोर्स इन तमाम मुकदमों में एक जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है जो आइन और कानून के अंदर दर्ज है वो होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि ये इतनी ज़ोर व शोर से शुरू हुए और इस तरीके से शुरू हुए कि ज़ाहिर बात हर कोई चाहता कि जिनको इनके अख्ताम तक पहुँचाएँ, इनमें फ़ैसला लेकर आएँ, वो नहीं चाहिए। हम भी देखना चाहते हैं कि 9 मई को जो वाक़यात हुए और जिस तरीके से सरकारी गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और जिस तरीके से एक म्यूटनी की गई, उसको किस तरीके से कैफ़े किरदार, उनके जो पीछे परपेट्रेटर्स हैं, जो करता धरता है, उनको किस तरीके से कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा और कब पहुंचाया जाएगा और उसकी सज़ा क्या है। वी ऑल वांट टू सी दैट। लेकिन एक पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है कि एक अभी राना साहब जैसे बात कर रहे थे कि नेक्सस है, और अगर वो उस सियासी जमात का वाकई गठजोड़ है, तो दूसरी जानिब अगर वो इलेक्शन में चली जाती है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन होती है, जी ठीक है आप इलेक्शन लड़ें, उनके कैंडिडेट्स को कि उस पार्टी टिकट पे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर तो असूली तौर पे आइनी और कानूनी तकाजा ये है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। तो एक तरफ अगर आपकी ये सोच है कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ जो है साजिश की है दुश्मन मुल्क की एजेंसियों के साथ मिलकर, दूसरी जानिब जब अगर उनको इलेक्शन में जाने की इजाज़त मिलेगी तो फिर आइन आपका ये भी कहेगा कि उनको उसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जैसे दूसरी जमातों को मिल रहा है, उस पर फिर हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स देखिए, बात यह है कि
एज ऑफ नाउ अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सियासी जमात बैन तो नहीं हुई ना। सो जब तक वो बैन नहीं होती या उसके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाती तो ज़ाहिरी बात है दे हैव ऑल द राइट टू गो इनटू इलेक्शन। वो अपने कैंडिडेट्स भी फील्ड करेंगे। देखिए, अगर कुछ लोगों ने उस जमात में से रियासत के ख़िलाफ़ साजिश की, बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें से इनोसेंट हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को कंडेम भी किया। सो लेट्स नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर दिस। और जहाँ तक ताल्लुक़ उस जमात का है एज अ होल, तो वो जमात अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। अगर आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कोई सिनेरियो सामने आता है कि उसके ऊपर पाबंदी लगती है फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर उसके बाद ज़ाहिरी बात है फिर वो इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं। और जमहूरियत के अंदर देखिए, जो गुनहगार है उसको ज़रूर सज़ा दें आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन जो गुनहगार नहीं है उसको उसके ना करदा गुनाहों की सज़ा ना दें। ठीक, लेकिन देखें, आपकी तरफ से बार बार ये बात आई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की कि हम किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के वाक़यात के ऊपर कोई साफ शफाफ तरीके से चीज़ें सामने नहीं आती तो फिर हमें ये मजबूरन ये फ़ैसला हो सकता है करना पड़ सके या इस फैसले को इंडोर्स या उसकी तायद करनी पड़ सके। बात फिर वही है कि ये तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया ना, कि आप आज ये बात करते हैं, कल आपको पता चलता है कि ये जमात वाकई मुलव्विस थी, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, इफ़ एंड व्हेन दैट टाइम कम्स, अभी तो बड़ा कबल वक्त है ना, अभी तो इलेक्शन में बड़ा टाइम पड़ा हुआ है ना। सो ज़ाहिरी बात है, अब देखें अदालत में मुकदमा कब तक चलता है, क्या चीज़ें सामने आती हैं, क्या एविडेंस सामने आता है। सही, बहुत सारे ऐसे एविडेंस तो हैं। अब देखिए, आजकल के दौर में तो आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते ना। ये जो कैमरा है, इससे इसकी आँख से कुछ नहीं छुपता। अब तो हर चीज़ कैमरे की आँख में बंद है। सो दिस इज़ एविडेंस इन कोर्ट। So let's see what the court decides. Very right. There is still time for elections. ठीक, एक राना साहब एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपकी जानिब में आता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। ये तबाही हमारे नौजवानों का मुकद्दर नहीं, मेरे नौजवानों का मुकद्दर है तालीम, तहकीक और तख्लीक। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट पैकेज इस्लामाबाद और पेशावर के बाद अब औलिया की सरजमीन मुल्तान में होनहार नौजवानों में मेरिट पर लैपटॉप्स की तकसीम। आपके लिए लैपटॉप्स मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है। तो आगे बढ़ो नौजवान, छू लो आसमान। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। राना गुल साहब, एक चलें, शर्मिला साहिबा से मैं सवाल कर रहा था, आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहता हूँ। आप समझते हैं जो आपने बात की, जो आपने अभी आर्गूमेंट दी है मेरे पिछले सवाल के जवाब में, क्या तहरीक इंसाफ, उसके सरबरा और वो लोग जो इस सारे 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, उन पर इलेक्शन से पहले पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? देखें जी, पाबंदी की बात जो है वो तो अजीब सी लगती है। उनका ट्रायल होना चाहिए ना। उन्होंने एक ऑफेंस किया है, जब ट्रायल में वो कन्विक्ट होते हैं तो उसके अपने रेमिफिकेशंस हैं। अभी शर्मिला साहबा कह रही थी कि जो एविडेंस है और जो ग्राफिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और यही बात कर रहे थे क्लासा साहब कि जी क्यों नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ ये एक एरिया वीकनेस है, हमें ये बात को मानना चाहिए। जब आपके पास इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस है
चाहे वो सोनोग्राफिक एविडेंस हो जिसमें आवाज़ें पहचानी जाती हैं, चाहे वो फोरेंसिक एविडेंस हो, चाहे वो ग्राफिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो सर्कमस्टांशियल हो, चाहे वो कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशनल स्टेटमेंट हो, चाहे वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एविडेंस हो, अबैटमेंट की एविडेंस हो, ये सारी की सारी इनविंसिबल पीसेस ऑफ एविडेंस है। इससे बड़ी एविडेंस जो है और केसेस में नहीं होती। तो किस चीज़ का इंतज़ार है? वाई द ट्रायल इज नॉट कमेंसिंग? तो ट्रायल शुड बी प्रोसेस्ड एक्सपीडिशियसली, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जिन लोगों ने जुर्म किया है दे हैव रीच्ड ए लॉजिकल एंड। तो अब क्यों इंतजार कर रहे हैं? ये कौम का मामला है। और मैं आपको बताऊं, इफ वी आर नॉट विल बी बिट्रेइंग द कॉज ऑफ दिस नेशन। ये इस बात को याद रखना चाहिए। ये कुछ छोटा जुर्म नहीं हुआ जिसको ओवरलुक किया जा सकता है या जिसको कंडोन किया जा सकता है। सो तमाम स्टेक होल्डर्स की ये ऑनरस और सेक्रेट जिम्मेवारी है कि इस कॉज को लॉजिकल एंड तक पहुंचाएं, और जो गुनाहगार हैं दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड, और जो बेगुनाह हैं दे शुड नॉट बी टच्ड इवन राणा साहब, मैंने तो आपके जवाब से ही सवाल निकाला ना। आपने जब एक नेक्सस क्रिएट कर दिया और आप इतना यकीन है आपको कि ये वाकई नेक्सस था, तो फिर तो अगर वाकई ऐसी बात है तो फिर लोग ये सवाल करेंगे ना, कम से कम ये डिबेट तो होनी चाहिए कि अगर वाकई ऐसा कोई नेक्सस है तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का कोई हक हासिल है या नहीं? जी देखें, आफ्टर दे आर कन्विक्टेड दिस कैन बी टेकन अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज नहीं तो वो लेके तो हुकूमत ने जाना है ना सुप्रीम कोर्ट में सर, उसको तो नहीं चला जाएगा मामला। वो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इन सो मेनी वर्ड्स जनाब को एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कौम की एक सीक्रेट कॉज है। वी कांट बिट्रे इट, वी हैव टू पनिश द गिल्टी एंड ऑल ऑफ फोर्स अब्सॉल्व द इनोसेंट, एज सिंपल एज दैट। दिस इज द फॉर्मूला। जो हमारी तरफ से हो रहा है, वो जो स्टेट की तरफ से हो रहा है, दैट इज इनऑर्डिनेट डिले। दिस डिले शुड नॉट हैपन, ये मैं कह रहा हूँ। व्हेन सच एन ओवरवेलमिंग एविडेंस इज अवेलेबल, तो इसमें कोई इश्काल नहीं है इस जुर्म में, और इसके सबूत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, तो उसको प्रोसेस करना चाहिए। व्हाई शुड इट बी डिलेड? ये मेरा है मकसद। ठीक ठीक खलासा साहब, एक आर्गूमेंट ये भी होता था कि जी मतलब जो सियासतदान हैं पीडीएम के, वो कहते थे कि जी इमरान खान को मुसल्लत किया गया कुछ इदारों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से। अब इमरान खान ने जो मैस पे बंदे ने जो मैस फैलाया है उसको हम क्यों साफ़ करें? उन्हीं का काम है वो साफ़ करें, वो एक्शन लें। लेकिन असूलियत तो ये काम करना है आपके उन इदारों ने कि जो कानूनी तौर पर इस चीज़ के मजाज हैं। इसीलिए सवाल हम करते हैं उनसे। ये जो सियासी पार्टी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज़ है या पीपल्स पार्टी है, इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी देर इन्होंने भुगता है इस सिस्टम को। अब इस सिस्टम को बचाने के लिए भी इन्हें कुर्बानी देनी होगी। वो कैसे? अब हो ये रहा है कि इमरान खान किसी भी शक्ल में अब तक जो हमारा सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसके सामने उसे जवाब दे नहीं हुआ। वो उसके पीछे जो भी ताकत है वो इनकी कमज़ोरी है या सिस्टम की कमज़ोरी है, जो भी है, अगर ये सियासी पार्टियां उसे जवाब दे ना कर सकी और इन्होंने इदारों पे डाल आप और मैं राना मकबूल साहब से तो सवाल कर सकते हैं, शर्मिला साहिबा से कर सकते हैं, लेकिन जज साहिबान से तो सवाल ना हम कर सकते हैं ना, सवाल करना बनता है। नहीं, जज साहिबान से भी सवाल बनता है बसात एहतराम कि इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। अगर 9 मई के वाक़यात पूरी कौम ने देखे हैं तो जजेस साहिबान ने भी देखे हैं। अगर इमरान खान का ट्रायल नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है कि जो और लोग हैं उनका किस तरह मुकम्मल होगा, उस जमात का किस तरह मुकम्मल होगा। इस सिस्टम के अंदर अगर जवाबदही का सिलसिला शुरू नहीं किया जाएगा तो नतीजा जो है वो ऐसे रहेगा, गूं मगूं की कैफियत रहेगी, एक दूसरे को कहते रहेंगे और वो इदारा भी हुकूमत से पूछेगा कि अगर हमारे ऊपर अटैक्स होंगे तो वो कौन करेगा। अदालतों को भी ये सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ास तौर पे। अब मैं बार बार राना साहब से जो सवाल कर रहा था उसका मकसद ये था कि उस जमात के जो एक मतलब साबिक बहुत अहम रुकन है ओन चौधरी साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी कि इस जमात को बैन कर दिया जाए। जो एविडेंस इनके पास है या जो अथॉरिटी है, असूली तौर पे तो इस किस्म की दरख्वास्त इधर से जानी चाहिए थी, अगर ये समझते हैं कि वाकई
रॉ और मूसाद ने लॉन्च किया है और उनकी वजह वो इसको सारा कठपुतली की तरह चला रहे हैं? ये आप नहीं कह रही, ये पूरी कौम कह रही है कि ये आखिर उसका ट्रायल जो है उसको कानून की गिरफ्त में लाने का जो प्रोसेस है वो इतना स्लो क्यों है। लेकिन एक शर्मिला साहिबा का भी तो आर्गुमेंट है ना, वो कहते हैं जी हमने तो पेश कर दिया अदालत के सामने, अब ये मुअज़्ज़ज़ अदालत का काम है कि जल्द अज जल्द उस ट्रायल को आगे बढ़ाए, कंप्लीट करे और कानून के मुताबिक सज़ा सुनाए या बरी करे, जो भी बनता है। तो वो फिर आपने भी सवाल उठाया ना कि उन पे अगर वो इलेक्शन में आते हैं तो फिर उनको वो भी आप पूरा मौका दें, फिर अगर उन पे उस पे छोड़ दिया है तो फिर ये काम भी छोड़ दें कि वो ना हो। बहरहाल हुकूमत वक्त का कोई जिम्मेदारियां तो है ना। ठीक। और मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ एक इदारे पे ये जिम्मेदारी डाल दी गई कि वो खुद करे तो फिर उसके नुकसानात भी होंगे। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया खिज़र कलासरा साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा, राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो सुनिए आपने नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।